हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के डेली अखबार एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर और आज के हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को हम कवर करेंगे। देखते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। सबसे पहले अबाउट द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया और एक नए चीफ मिनिस्टर को रखा गया है। एंड देन सर्टेन अदर डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन पंजाब कांग्रेस. And Congress ke apart, there are other places also, there are certain problems that are going on. So here in this particular topic, we are going to look into the issue of intra-party democracy. ठीक है, इंट्रा पार्टी मतलब पार्टी के अंदर की जो डेमोक्रेसी वाला प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम है। तो इस रेफरेंस में थोड़ा सा पीआईबी रेफर करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द 255th रिपोर्ट of the Law Commission, Justice Shah Committee report, as well as 170th Law Commission report, which was about electoral reforms. तो उसके रेफरेंस में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। Moving forward, the probe shows use of toxic materials in firecrackers. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फायर क्रैकर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस रखी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रीन क्रैकर्स यूज़ होने चाहिए, तो ऐसा यूज़ नहीं हो रहा और पोल्यूटिंग चीज़ें यूज़ की जा रही है, विच इज़ हार्मफुल। साउंड पोल्यूशन भी ज़्यादा है और टॉक्सिक भी है। तो उसके रेफरेंस में हम कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर पे थोड़ा सा देखेंगे, प्लस ये ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है इसको देखेंगे। वी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन प्रिलिमिनरीज। बिड अमाउंट्स फॉर पीएम्स मेमेंटोज फॉल। तो प्राइम मिनिस्टर को जब भी कहीं जाते हैं तो उनको कोई मेमेंटो दे देते हैं, या वो पीवी सिंधु ने अपना रैकेट डोनेट कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो अल्टीमेटली ये ऑक्शन होते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंट हुआ, ये जो ऑक्शन होने के बाद जो पैसे जा रहे हैं ना, दैट इज गोइंग टू नमामि गैंजेस प्रोग्राम। तो इसीलिए वी विल लुक एट दिस स्कीम ऑन रिफॉर्मिंग ऑफ द गैंजेस। नेक्स्ट इज अबाउट द ई गवर्नेंस इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, रीजनल न्यूज़ है, बट ई गवर्नेंस तो है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जनरल स्टडीज टू। सो हाउ इज गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम ई गवर्नेंस? विल ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और बाकी कुछ रेफरेंसेस है व्हाट इज हैपनिंग इन अदर स्टेट्स। अब यूपी में एक स्टैचू लगा रहे थे ऑफ मिहिर भोजा, अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द प्रतिहारा, जिनको गुर्जर प्रतिहारा भी कहा जाता है। अब इसकी वजह से गुर्जर्स जो वेस्टर्न यूपी के अंदर है और राजपूत्स, उन दोनों में टैसल चल रहा है। तो मिहिर भोज के बारे में थोड़ा सा इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। देन नो लीगल बार ऑन माइनर बीइंग इनिशिएटेड इनटू संन्यासा। तो एक शिशुर मठ है, ठीक है, उसमें एक छोटे से बालक को, 18 साल से नीचे के बालक को, उसको एक प्रीस्ट का दर्जा दिया जा रहा है। तो इसके पीछे कोर्ट किसी ने केस कर दिया इसके अंदर। तो फिर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अबाउट कोर्ट, कोर्ट गिविंग अ जजमेंट ऑन रिलीजियस मैटर, वो क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है, अ थीम फॉर फंडामेंटल राइट्स। प्लस ये जो टेम्पल है उसके बारे में बेसिक डिटेल्स हमें पता होना चाहिए, एज वेल एज वी विल टॉक अ बिट अबाउट माधवाचार्य एंड हिज द्वैता फिलोसफी, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द वेदांता। अ स्कीम बिफोर इट्स टाइम। हिंदू न्यूज़पेपर इज बिट ऑफ थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो अभी रिसेंटली देयर वाज अ स्कीम ऑन द डिजिटल हेल्थ, राइट, डिजिटल हेल्थ मिशन, अभी जो आत्मनिर्भर डिजिटल हेल्थ शुरू हुआ था, तो उसके फीचर्स तो हमने पढ़ लिए हैं। इस एडिटोरियल में देयर आर क्रिटिसिजम्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। देन डेटा पॉइंट, और भी एडिटोरियल से एक्चुअली देयर वाज अबाउट जापान का नए पीएम आए हैं और उनको क्या चैलेंजेस हो गए। समहाउ आई फेल्ट ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, इतना सिग्निफिकेंट है भी नहीं है, तो कभी आगे चल के इसको देख लेंगे जब इंडिया जापान का कुछ चल रहा होगा। अच्छा, बैड बैंक एंड बैंक लोन्स, तो ये ओपिनियन सेक्शन से ही था। ओपिनियन सेक्शन में आजकल एक डेटा पॉइंट आता है, तो उसके रेफरेंस में इट इज टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली क्रिएटेड बैड बैंक एंड द एनपीए इशू। तो उसके इस वाले में हमें ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है यहाँ पे, जो आप इसको नोट कर सकते हैं फॉर आंसर राइटिंग। नाउ आर्मी टू गेट 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स एट ₹3850 करोड़। ठीक है, ये तो एक्चुअली यहीं तक हो गया हमारा, पर यहाँ पे हमें क्या
एक्स्ट्रा पता लगता है दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसके मेंबर्स कौन है, चेयरपर्सन कौन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, एज वेल एज वी सी एन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम यहाँ बन जाती है। फिर जो नेक्स्ट वाला है, दिस इज अबाउट मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो कोविड-19 के स्पेसिफिक्स में, ठीक है, कोविड-19 के रेफरेंस में यूनिसेफ क्या कहती है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं कि कैसे इंडिया का क्या स्टेटस है एट दिस मोमेंट व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाते हैं। नाउ दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन जनरल स्टडीज 1 इंडियन सोसाइटी, ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है अगर ये सिंपली मैल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन का है। पर अगर क्वेश्चन का अप्रोच है अबाउट व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर द स्कीम्स और द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, तो वो जनरल स्टडीज 2 का क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों के आंसर राइटिंग की अप्रोच अलग हो गई, क्वेश्चन से पता लग जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले टर्मोइल इन पंजाब स्नोबॉल्स इनटू मेजर क्राइसिस फॉर कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर काफ़ी टाइम, पंजाब कांग्रेस के अंदर काफ़ी टाइम से देयर वाज फैक्शन फाइटिंग दैट वाज गोइंग ऑन। अमरिंदर सिंह, सिद्धू और काफ़ी सारे लोगों के बीच में कुछ ना कुछ टसल चल रही थी। अल्टीमेटली अमरिंदर सिंह को बोला चीफ मिनिस्टर को कि आप जाइए, और एक नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, मिस्टर चन्नी, हु वाज अ दलित। अब यहाँ पे ही वॉज गेटिंग द बैकिंग ऑफ अ ग्रुप नोन एज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, उनके ग्रुप के साथ थे ये लोग। अब सिद्धू जी को फिर प्रॉब्लम हो गई और इन्होंने पंजाब कांग्रेस, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो इन्होंने अपना ये रेजिग्नेशन दे दिया यहाँ पे। नाउ ही इज एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द बीजेपी। आजकल इनकी मीटिंग्स चल रही है, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वी गेट द सिग्नल, हमें समझ आती है बातें, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी सी इज there is a problem in the functioning of the party system. There is a political party, कांग्रेस पार्टी है दिल्ली के अंदर, कमांड एंड कंट्रोल है उसका, और फिर रीजन में वो चल रही है। जैसे जैसे गांधी परिवार कहता है या हाई कमांड कहती है, वैसे वैसे वो काम करते हैं, ठीक है। सो समवेयर डाउन द लाइन वी सी देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ फीलिंग, देयर इज अ सेंटिमेंट इन द कांग्रेस कि जो रीजनल लोग हैं, जो लोअर रंग पे लोग हैं, उनकी वॉइस को सुना नहीं जा रहा है। जैसा हाई कमांड कह रही है वैसे काम हो रहा है। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द पब्लिक, मतलब जो एक तो पब्लिक हो गया आपका, उसके ऊपर जो वर्कर्स हो गए कांग्रेस पार्टी के, फिर जो रीजनल लीडरशिप हो गई, एंड उसके बाद आ रहा है हाई कमांड। सो देयर इज अ गैप ओवर हियर, एंड दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन आवर पार्टी सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज द पार्टी सिस्टम इज अबाउट ब्रिंकिंग इन डेमोक्रेसी। हम वोट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ओवर हियर, राइट। तो इस रेफरेंस में सारी वार्ता यहाँ पे चल रही है, और कांग्रेस के अंदर जो एक सीनियर लीडरशिप ग्रुप था, अब वो इट इज़ अगेंस्ट कांग्रेस लीडरशिप, प्रेजेंट लीडरशिप अंडर द गांधी परिवार। सो दिस इज नोन एज G23। सो गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल have challenged or written against the Gandhis in the recent times. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इनर पार्टी या इंटर पार्टी, सेम थिंग। Now why we are doing this? Two things. This is a problem that is not just Punjab specific but across India we are seeing this, ठीक है। तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है that Congress at this moment is the principal, मान लीजिए ऑपोजिशन पार्टी है, वैसे तो 10% भी नहीं है इनका, बट इट इज़ द मेन ऑपोजिशन पार्टी, बीजेपी एंड कांग्रेस। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रूलिंग पार्टी अगर है तो उसके साथ में ऑपोजिशन भी है, सो दैट इट कैन रेज द कंसर्न्स एंड पुट प्रेशर ऑन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी लॉज बना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सो वन एस्पेक्ट इज दिस, राइट। सेकेंड थिंग इज कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है अबाउट द पैराडॉक्सेस इन द इंडियन party system. So I give recent example to substantiate your views. तो एक क्वेश्चन वैसे भी आ रखा है। Now I have a question for you. This is about the intra-party democracy या political party के अंदर।
बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग कि ये सिर्फ कांग्रेस स्पेसिफिक नहीं है, बट अदर पार्टीज ऑल्सो, लाइक समाजवादी पार्टी इट्स अ रीजनल पार्टी, पर उसके अंदर भी देर इज लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी. बीजेपी में भी दिखते हैं, देर आर साइंस ऑफ दिस थिंग. Okay, now moving on to the question, why is intra-party democracy important in Indian polity? Why is it lacking and what measures are needed to ensure intra-party democracy? ठीक है, तो आप इसको सोचिए भाई कि ये पॉलिटिकल पार्टी का काम ही होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, तो इन पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, व्यूज़ नहीं सुने जा रहे हैं, राइट. सो इंटरमाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. दूसरी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं यूएसए के साथ. यूएसए के अंदर दो पार्टीज है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, और कैसे उनके लीडरशिप डिसाइड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग. तो बड़ा ट्रांसपेरेंट वे में होता है. हमारे कंट्री में क्यों नहीं होता? एंड उनका जो सिस्टम है कितना रोबस्ट है एज कम्पेयर टू अस. सो यू कैन गिव आउट सर्टन रीजन्स, जैसे आपको ठीक लगता है यू कैन स्पेसिफाई. नाउ मूविंग ऑन टू द मेजर्स फॉर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या इनर पार्टी डेमोक्रेसी. So basically this is a heading from the 255th Law Commission report, also known as the Justice Shah Committee report. ठीक है, तो उन्होंने there is something known as section 29A of the Representation of Peoples Act, which is about registration of political parties. तो कह रहे हैं if a party does not comply with the procedures of internal democracy, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जाती है, अगर इनसाइड इलेक्शंस नहीं होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन या वोटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, देन इन दैट केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड हैव द पावर, क्योंकि अभी नहीं है, शुड हैव द पावर टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी इन सर्टेन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस. सो दिस वाज स्टेटेड इन द 170th रिपोर्ट. तो जैसा वो उनका कहने का मतलब है कि जो 170th रिपोर्ट में जो पॉइंट्स दिए गए थे उसको हमें सेक्शन 29 ऑफ आरपीए में डाल देना चाहिए. तो अगर मतलब जो रजिस्ट्रेशन से रेफरेंस में है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी इंटरनल सिस्टम्स फॉलो नहीं करती है, तो फिर इन दैट केस इट शुड बी डी रजिस्टर्ड बाय हुम, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज अ न्यूट्रल बॉडी. अब 170th लॉ कमीशन ने क्या बोला था? ठीक है, तो 170th लॉ कमीशन के बारे में है यहाँ पे. सो 170th इज वन कमिटी, बट इसके अलावा वी हैव दिस इज इंद्रजीत गुप्ता कमिटी, बट वी ऑल्सो हैव अदर कमिटीज लाइक दिनेश गोस्वामी कमिटी एज वेल एज तरकुंटे कमिटी. तो उन्होंने कहा था दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइन होना चाहिए फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड इनर पार्टी डेमोक्रेसी. उन्होंने कहा था दैट देयर शुड बी अ वर्किंग ग्रुप, देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ वोटिंग, वो सारा इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था. एंड इसी रेफरेंस में देयर वाज अ बिल आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 नोन एज पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ अफेयर्स एक्ट. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड. तो कुछ भी करना है, ये रिकमेंडेशंस को तो डालना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट या पॉलिटिकल विल चाहिए होगी जिससे कि ये बिल पास हो सके, तभी ये लॉ बन सके, तभी ये काम हो पाएगा. नेक्स्ट इज प्रोब शोज यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन फायर क्रैकर्स. तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टॉक्सिक मटेरियल्स फायर क्रैकर्स में नहीं होने चाहिए. ये इसलिए कहा था क्योंकि किसी ने एक पब्लिक इंटरेस्ट एक PIL फाइल करी थी, किसी के बेबी के फादर ने. उनको लगता था कि ये जो पटाखे जलते हैं दिवाली के आसपास, उससे पोल्यूशन होता है, तो इट हार्म्स दी इन्वायरमेंट. और वैसे भी आप सोचिए ना, वो जो इतनी धुआं होता है, फिर आवाज़ होती है, जो हॉस्पिटल्स में लोग फंसे हुए हैं, एडमिटेड है, उनको कितना डिस्टर्बेंस होता होगा. सो नेचुरली दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ओवर हियर. सो इन दिस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस आइडेंटिफाई किया है कि जो फायर क्रैकर्स में है, जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, एंड देयर बाय दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, तो कोर्ट कैन टेक एक्शन बिकॉज उसने जो बोला है उसको फॉलो नहीं किया गया है. तो देयरफॉर इट हैज कंटेम्प्ट पावर्स इन दिस रेफरेंस. नाउ इन एडिशन टू दिस देयर वाज अ टर्म नोन एज ग्रीन क्रैकर्स. ग्रीन क्रैकर्स आर परमिशेबल. ग्रीन क्रैकर्स ऐसे नहीं कि उसमें से ग्रीन धुआं निकलता है. ग्रीन क्रैकर्स इसलिए है बिकॉज इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो जैसे कि मान लीजिए इसमें जो टॉक्सिसिटी है या जो पोल्यूशन निकल रही है वो कम है. ठीक है, और दूसरी चीज़ है दैट डेसिबल लेवल्स
जो साउंड का एक इंडिकेटर है, मान लीजिए नॉर्मल क्रैकर इज अबाउट 160 डेसिबल, सो दिस इज लिमिटेड टू 110 to 115. So this is a safer bet. Now the green crackers were first developed by the CSIR. ठीक है, वो एक गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इनोवेशंस इन द कंट्री, और कहते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स क्रिएट 30% लेस एयर पोल्यूशन. अब लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि ग्रीन क्रैकर है, दुकान में जाते हो तो उसके ऊपर या तो एक QR कोड होगा या फिर एक सिंबल बना होगा सजेस्टिंग दैट इट इज ग्रीन. तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ऐसे किया था. एंड बियॉन्ड दिस, दीज क्रैकर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम. ठीक है, तो इन कैटेगरीज में से किया था. नेक्स्ट, दिस इज अबाउट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सब अपने वो गिफ्ट विफ्ट देते हैं और अल्टीमेटली वो उनको ऑक्शन कर देते हैं. जो पैसा जनरेट होता है उसको वो किसी सोशल वेलफेयर वर्क में डाल देते हैं. तो इस रेफरेंस में इनको जो ओलंपियंस से जो उनकी गियर होती है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिए थे, ऑक्शन हो रहे थे, तो उनकी वैल्यू गिर गई. हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. हमारे लिए सिग्निफिकेंट ये है कि जो पैसे आ रहे थे दैट वुड हैव गॉन टू नमामि गंगे मिशन. ठीक है, इसमें भी जाने चाहिए. तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि नमामि गंगे मिशन है क्या. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लैगशिप. ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी है, व्हेन दे वर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, उनका एक मेन एजेंडा था अबाउट क्लीनिंग ऑफ द गंगा. तो उसके लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी. तो चलिए इसके बारे में बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं. So the Namami Gange program is an integrated conservative mission approved as a flagship program. ठीक है, तो it is a flagship program for improving the health of the river Ganga, and beyond this it is being managed by the Ministry of Jal Shakti. ठीक है, जो पहले Ministry of Water Resources वो सब था, अब इसको जल शक्ति बना दिया है. And the program is being implemented by National Mission on Clean Ganga, and इसके state में it is State Program Management Groups. And National Mission for Clean Ganga, it will be implemented by the wing of National Ganga Council. ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इसमें बता रखा है यहाँ पे. And this is a centrally funded scheme, non-lapsable corpus. Centrally funded का मतलब हो गया कि सेंटर पैसे डाल रहे हैं, स्टेट का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. दूसरी बात है, दिस इज नॉन लैप्सेबल, मतलब जो पैसे डाल दिए वो वापस रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे अगर यूज़ नहीं किए तो. सो वो वापस उसको उसी स्कीम में लगे रहेंगे. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एसोसिएटेड विद द नमामि गंगे मिशन. मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली का जो इनिशिएटिव था अबाउट ई गवर्नेंस, सो दिस इज बेसिकली विद रेफरेंस टू द लाइसेंसिंग ऑफिस. वो लाइसेंसिंग और मोटर व्हीकल जब खरीदते हैं ना, वो लाइसेंस के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है. ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो दिखाओ. होता कुछ नहीं है, आपका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होना, बट फिर भी आप खड़े रहते हो लाइन में, पूरा दिन वेस्ट होता है. या फिर वो जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो RC इंस्पेक्शन और उसके लिए बहुत सारे तामझाम होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इस ऑफिस के अंदर ऐसी है जिसको फेसलेस कर सकते हैं. फेसलेस का मतलब ये हो गया कि किसी को फिजिकली ऑफिस में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो बेसिक काम है, ये डॉक्यूमेंट दिया, हमने मोहर लगा दी, काम खत्म हो गया. सो दिस इज अ फेसलेस सर्विस. तो डिजिटली आप अपने सामान भेजिए, वो अपना डिजिटली उसको अप्रूव करके भेज देंगे, ऑटोमेटिकली उसको कर देंगे. सो दिस इज अ कॉन्टैक्टलेस, क्यूलेस एंड हैसल फ्री सिस्टम. ठीक है, तो ये दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस ओवर हियर. नाउ दिस इज नॉट जस्ट वन केस, मतलब आपका जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो. कंट्री के अंदर हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, राइट. सो द बेसिक थिंग ओवर हेयर इज, जो मेरे को मेंस के लिए लगता है, दैट वन इज गवर्नेंस का एस्पेक्ट. हाउ इज ई गवर्नेंस डिस्टिंक्ट ओवर हेयर? ई गवर्नेंस का फायदा क्या है, या ई गवर्नेंस को बेटर कैसे करती है? सो ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इज बेसिकली अबाउट इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज इंक्लूसिविटी. ये नहीं कि कोई किसी को फ़ायदा है, ब्राइब दी, लाइन में खड़े हो गए, लाइन में नहीं खड़ा हुआ, कोई फ़ायदा हो गया किसी को, नहीं. कोई भी कैसे भी अपना काम कर सकता है, कहीं से भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. सो द आइडिया इज एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी है बिकॉज फेसलेस नहीं है, तो सब ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट ने अपना डेटा, जो भी परफॉर्मेंस है, सब कुछ रखा हुआ है. ट्रांसपेरेंटली
बंदे का नंबर लगता है बाय द मीन्स ऑफ एल्गोरिथम या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे चलता है। एट द सेम टाइम देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज लेस स्कोप ऑफ करप्शन व्हेन इट इज अ फेसलेस सिस्टम। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और इसी रेफरेंस में कुछ और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि भूमि प्रोजेक्ट हो गया। सो भूमि प्रोजेक्ट इज अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स, तो सब लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। देन देयर इज प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन केरला विच इज अबाउट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज यूजिंग डिजिटल मीन्स। एंड देन ई मित्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज अगेन अबाउट डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है यहाँ पे हमारे पास। बाकी देयर इज अ प्रोग्राम नोन एज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अब जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे, दैट इट इज़ इन लाइन विद द पीएम मोदीज स्कीम, दैट इज मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, क्योंकि आपको उतनी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज द IT इंफ्रा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज अबाउट मेहर भोज। मेहर भोज इज इम्पॉर्टेंट, अब तो ये न्यूज़ में भी आ गई है। सो मेहर भोज इज बेसिकली, आपने जब मेडिवल हिस्ट्री शुरू करते हो तो सबसे पहला या दूसरा चैप्टर आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के ऊपर होता है। सो द स्ट्रगल दैट वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन गुर्जरा प्रतिहारास जो राजपूत एरिया में थे, राष्ट्रकूटस जो कर्नाटका और डेक्कन एरिया में थे, एंड देन द पालास ऑफ बंगाल, ठीक है, इनके बीच का स्ट्रगल था। उसके बीच में देयर वाज अ किंग गुर्जरा प्रतिहारास में, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, गुर्जरा प्रतिहारास। इट इज़ बिलीव्ड, हमें पक्का नहीं पता, पर इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ गुजरात का जो स्टेट है, सो नॉर्दर्न गुजरात एंड राजस्थान का जो बेल्ट है, वहाँ से ये थे गुर्जर प्रतिहारास। एंड प्रतिहारा का मतलब ये भी होता है गेट कीपर। सो मे बी इट वॉज द गेट कीपर अगेंस्ट द फॉरेन इंट्रूडर्स, जो बाहर से अरब्स आ रहे थे, मे बी उनके लिए। सो ही बिलोंग टू दिस बेल्ट, मे बी आई एम नॉट सेइंग इट इज, ठीक है। तो गुर्जरा प्रतिहारास, क्योंकि अगर कोई बोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ पे हो गई। सो दैट इज व्हाट द राजपूत्स आर सेइंग ओवर हियर, ठीक है। तो मेहर भोज थे और ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर और ही वॉज एबल टू इन्फ्लिक्ट डिफीट ऑन द राइवल्स। सो मेहर भोज वॉज वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ द प्रतिहारास। अब स्टेट ऑफ यूपी में, वेस्टर्न यूपी जो है आपका, वहाँ पे इनका स्कल्पचर या इनकी मूर्ति लगानी थी। मूर्ति के नीचे लिख दिया मेहर भोज कहाँ है यहाँ पे, द मेहर भोज के बारे में लिखा है द गुर्जर प्रतिहार सम्राट। तो गुर्जर लिख दिया, गुर्जर मतलब गुर्जर कम्युनिटी, एक तरह से ऐसा रेफरेंस आ गया यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो राजपूत थे वो ऑफेंड हो गए कि भाई ये तो हमारे हैं, ये गुर्जर कास्ट के थोड़ी है, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने, यूपी गवर्नमेंट ने गुर्जर हटा दिया, तो फिर तो राजपूत तो खुश नहीं हुए, गुर्जर भी गुस्से हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से देयर हैज बीन लॉट ऑफ टेंशंस इन द स्टेट ऑफ यूपी, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न यूपी। और ये गुर्जर जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट। But basic thing is Meher Bhoj is important, not the political consequences for us. For BJP, yes it is. BJP Congress. Okay, no legal bar on mining being initiated into Sannyasa. तो ये आपका हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला था with reference to शिरूर मठ। तो बेसिकली एक बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उनको सन्यासी का स्टेटस दे दिया, या चीफ प्रीस्ट का स्टेटस यहाँ पे दे दिया, जिसकी वजह से थोड़ी किसी ने केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि ये कस्टम तो भाई चलता आ रहा है 800 साल पहले से, ऐसा नहीं है कि हम, अगर कोई रूल नहीं है, अगर कोई लॉ नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो ठीक होगा। जो कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 एंड 26 डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इज द पर्सनल राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रीच एंड प्रोपोगेट। आर्टिकल 26 इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। गॉट इट? ओके, सो कह रहा है कि द कोर्ट्स आर नॉट मेंट टू राइट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। अगर रूल नहीं है तो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमारी ड्यूटी हो सकती है कि हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को समझे और उसके बेसिस पे जजमेंट अपनी दे, पर वो भी तब होगा, हम उसको ओवररूल तब कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए है उसको वायलेट करता है, जैसे कि साबरीमला केस, ठीक है। तो उस केस में
उन्होंने जो रिलीजन के जो कस्टम्स थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने कहा कि भाई वुमेन शुड बी अलाउड टू एंटर द टेम्पल. So this point is very, very important over here. Okay, now moving on to Shirur Mutt. So it is a Hindu monastery and one of the Astha Mutts of Udupi. It was founded by Sri Vamana Tirtha at Shirur village. Who was a disciple? This is important. Who was a disciple of Sri Madhavacharya, the founder of the Dvaita school of Hindu philosophy? कौन सी philosophy? Vedanta philosophy. ठीक है, तो यहाँ तक आ गया. अब श्री माधवाचार्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. तो एक तो आपके शंकराचार्य है, श्री शंकराचार्य. सो श्री शंकराचार्य गेव अ फिलॉसफी ऑफ अद्वैता बेसिकली सेइंग दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एन इल्यूशन. इट्स ब्रह्मांड एंड इट इज इल्यूशन. एंड तो यहाँ पे एक तो आत्मा होती है, एक होती है ब्रह्मा. So everything is illusion and the Atma merges with the Brahma or the universal soul. और ये जानने के लिए कि भाई ये तो सब illusion है, हमें ज्ञान चाहिए और we need ज्ञान मार्ग. और ज्ञान मार्ग किनको मिलता था? जिन्होंने वेदास पढ़ा है. अब बाद में there was श्री रामानुजाचार्य एंड श्री माधवाचार्य. तो ये लोग कहते थे अद्वैत नहीं है, देयर इज ड्यूअलिज्म. दोनों की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग थी. पर हम माधवाचार्य के बारे में बात करते हैं. तो माधवाचार्य ने कहा कि अद्वैत नहीं है, द्वैत है. द्वैत का मतलब हो गया कि देयर इज डेफिनेटली अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द आत्मा, द वर्ल्ड एंड द ब्रह्मा. ठीक है, अलग अलग है. तो उन्होंने ये कहा अद्वैत मतलब सब एक है. द्वैत मतलब हमें लगता है, अद्वैत का मतलब पता है, हमें लगता है कि सब अलग अलग है पर सब एक है. द्वैत का मतलब है सब अलग ही है. दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर. A scheme before its time. Okay, so this is about the digital health mission. So the digital health mission, as said before also, this will provide, जो main feature था उसका, that it will create a health ID for the respective patient, which is a 14-digit health identification number. और इसके अंदर जो भी patient के साथ जो भी उसका data है, कोई टेस्ट हुआ है, कोई सिम्टम है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होएगा. जो भी कभी भी डायग्नोसिस हुआ है वो उसका रिकॉर्ड होगा. तो इसका फ़ायदा है बिकॉज लेट्स से द डॉक्टर इज देयर, कोई हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सारा डिटेल्स मिल जाती है. कभी कभी पूछते हैं ना, आपको इससे एलर्जी तो नहीं है, आपको इससे प्रॉब्लम तो नहीं है एंटीबायोटिक से. वो कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है. हम अब खुद से ही अपने आप को चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं. तो इस केस में ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड इट विल हेल्प द डॉक्टर गिव बेटर मेडिकेशन. राइट, सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द डिजिटल हेल्थ मिशन यहाँ पे. अब ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए, हम बहुत बार कर चुके हैं 2-3 दिन में. पर ये आप देखते हैं शॉर्टकमिंग्स. ये कह रहा है दिस इज द स्कीम बिफोर इट्स टाइम बिकॉज वेल, पहली बात तो इकोसिस्टम तैयार नहीं है. ठीक है, मतलब इसके लिए आईटी इंफ्रा चाहिए. हमारे पास डॉक्टर्स के पास कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए या हेल्थ केयर वर्कर्स के पास कि वो इस आईडी को आइडेंटिफाई कर सके, उसके बारे में काम कर सके. तो वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है. दैट इज़ नॉट नो रीज़न कि हम स्कीम को इंट्रोड्यूस ही ना करें. कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए. अभी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है तो धीरे धीरे कैपेसिटी विल इम्प्रूव हो गया. राइट, दैट इज़ अपनी जगह पे आओ. नेक्स्ट इज at this moment we do not have a privacy law. ये जो health ID है, ये सारा डेटा है, इधर से उधर जाता रहेगा. और at this moment we do not have a proper data protection law which deals with the issue of privacy and data. तो उसकी हमें ज़रूरत है. अब ये डेटा मिसयूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है दे कैन आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और जिसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है. डेटा माइनिंग हो सकती है और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, सो दे कैन द प्राइवेट कंपनीज में फोकस मोर ऑन दोज एरियाज एंड नॉट फोकस ऑन अदर एरियाज. सो दिस में अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी, universality as well as accessibility of the healthcare. Right? So these are certain problems that the Hindu newspaper editorial has identified over here. Moving forward, the issue of the bad bank and the bad loans. तो data point है यहाँ पे. So basically it says that in a country at this moment we have 8.3 lakh crores of NPS
and the banned banks were designed to set up to deal with the issue of NPAs of rupees 2 lakh crore. तो ये बैड बैंक जो बनाया था इट्स स्पेसिफिकली टू डील विद द कंपनीज जहाँ पे 500 करोड़ से ऊपर का लायबिलिटी है, ठीक है. सो जहाँ पे 500 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी है उस इशू को इन्होंने यहाँ पे देखना था. तो ये कह रहा है कि 8.3 लाख करोड़ है, उसमें से रुपीज़ 2 लाख करोड़ इज दी फॉर द इंडस्ट्रियल जो बैड बैंक है उसके लिए यहाँ पे दे रखा है. और इसमें बात कर रहे हैं कि 8.3 लाख करोड़ में से जो 3.4 लाख है, यहाँ लिख देते 3.4 लाख है, दैट इज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ यू नो समटाइम्स वी हैव दिस परसेप्शन कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ बैड लोन्स, मतलब हर एक सेक्टर के बैड लोन्स प्लस टोटल अमाउंट ऑफ बैड लोन्स. तो जैसे इंडस्ट्री का आपका 3.41 है, सो डिवाइड बाय 8.77 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर का यहाँ पे आ रहा है. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स ओवर हियर. देन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स ऑल्सो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, एंड द राइट ऑफ्स आर ऑल्सो मोर ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो एक परसेप्शन है, जैसे कि हम फार्म लोन वेवर्स की बात करते हैं. सो इफ वी सी द इंडस्ट्रियल लोन्स, इंडस्ट्रियल एनपीए इज फार वर्स एंड दैट नीड सम सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन. अब अभी रिसेंटली हमने ये स्कीम लेके आए हैं, हम एक नया बैड बैंक जनरेट किया है विच विल वो जो 500 करोड़ से ऊपर के जो लोन्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको अक्वायर करेगा, हाँ, और उससे उसको अक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट कोई पैसे भी देगी, सम सॉर्ट ऑफ गारंटी इज प्रोवाइडेड. तो ये जो लोन्स है एसेट अक्वायर करके इट में ईदर ट्राई टू रीरन द इंडस्ट्री या फिर उसको लिक्विडेट करके बेच सकती है. तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो दिस इज द आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बैड बैंक ओवर हियर. अब इससे पहले यहाँ पे दिखा रखा है परसेंटेज ऑफ रिकवरी विद रेफरेंस टू द वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. सो देर इज समथिंग नोन एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, एक सिस्टम लेके आए थे टू रिफॉर्म द इशू ऑफ द बैंक्रप्सी. तो इसका जो रेजोल्यूशन रेट इज क्लोजर टू 50%. उसके बाद सरफेसी लॉ था, ठीक है. तो ये कुछ मैकेनिज्म्स है. सो इट्स नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल. आईबीसी है, पर आईबीसी को भी कहते हैं कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है. अब देखते हैं बैड बैंक कितना अच्छा काम कर सकता है. नेक्स्ट इज आर्मी टू गेट 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर आपका आ रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर. आई थिंक इट इज द ध्रुवा हेलीकॉप्टर. द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट व्हाट वी सी इज द फंक्शनिंग ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. यू नो ये जो डिफेंस है, डिफेंस के अंदर अलग अलग काम से आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो इन सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है. आर्मी कहती है मेरे को इतने पैसे चाहिए, नेवी कहती है मेरे को इतने पैसे चाहिए, मेरे ये प्रोग्राम है, नेशनल सिक्योरिटी दैट्रिक्स, हर एक की है भाई प्रायोरिटी. ब्यूरोक्रेसी जो है, आईएएस बाबू लोग, वो अपनी प्रायोरिटी कहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम होती है. सो टू डील विद दिस इंटायर इशू इट इन एंटायरिटी, collectively, recently a body was instituted known as Defense Acquisition Council. So this basically comprises of the chairman, who is the defense minister, the various chiefs, ठीक है, the various chiefs of the different armed forces, army, navy and air force. There is no coast guard in this. आप notice कीजिए, there is no coast guard. Then there is the defense secretary, secretary defense research, secretary defense production, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमिटीज. ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेंबर्स है. सो बेसिकली द आइडिया इज कि कलेक्टिवली लोग एक इशू को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम, मतलब एक बार सबने प्लान्स दिए अपने अपने, उसके बाद ये 3 चीफ्स एक साथ बैठ के डिफेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, दे कम टू अ कंक्लूजन एंड दे स्ट्रीमलाइन अ प्रोक्योरमेंट प्लान. अब यहाँ पे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो फोकस है यहाँ पे, इट इज़ टू फोकस ऑन इंडिजिनस डेवलपमेंट, दैट इज to promote the manufacturing of the defense equipments inside the country. तो there should be transfer of technology. वो जो भी डील हो रही है उसमें फोकस होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अबाउट क्रिएशन ऑफ जॉब्स विद इन द कंट्री. तो ये सब यहाँ पे प्रायोरिटी होती है यहाँ पे. तो इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 वाज ऑल्सो एक अमेंडमेंट की गई थी, हैज़ बीन प्रपोज्ड टू द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, जो कहता है दैट द आइडिया इज टू री इंजीनियर द प्रोसेस टू फर्दर ईज
ease the business, further enhance the ease of doing business for the industry, and improve procurement efficiencies and reduce the timelines. तो ये important pointers हैं यहाँ पे. Next आपका कह रहा है high levels of maternal child undernutrition continue to plague India, says UNICEF India. Okay, so this is a very serious problem. Maternal and child undernutrition that exists in our country, it's a very very serious problem, and काफ़ी सारा focus दिया गया है. For example, we have this National Food Security Act, we have this midday meal scheme, we have this ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. तो काफ़ी सारी स्कीम्स रही है टू इम्प्रूव द इशू ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन. सो दिस वाज अ प्रॉब्लम. काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए और थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी भी गई, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पैंडमिक द सिचुएशंस हैव बिकम मच वर्स. तो यहाँ पे ये बोल रहा है that इंडिया ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स करे हैं when it comes to the issue of dealing with the issue of maternal and child undernutrition in the last few decades, but still 1/3 of the children, please note it down, 1/3 of the children under 5 years of age in India are stunted. मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए प्लीज. 1/3 under 5 are stunted. Stunted का मतलब होता है हाइट टू वेट, तो उनकी हाइट छोटी है, स्टंटेड. दूसरा होता है वेस्टेड. वेस्टेड मतलब हाइट, वेट जो हाइट के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है, सो दे आर न्यूट्रिशनली वेस्टेड. सो 2 out of 10, थे 2 out of 10 कितना हो गया? 1:5. सो 2 out of 10 children are nutritionally wasted, and there are multiple anthropometric deficits. एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है? ये स्टंटिंग, वेस्टिंग, सारा कुछ कलेक्टिवली, ये नहीं कि सिर्फ स्टंटिंग या ये नहीं कि वेस्टिंग, कलेक्टिवली दैट इज मल्टीपल एंथ्रोपोमेट्रिक डेफिसिट्स. तो इसके लिए 2018 में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोषण अभियान टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट. ठीक है, बट क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली आपका ये कोविड हो गया है, जिसकी वजह से देयर हैज बीन इंक्रीज प्रॉब्लम्स. तो कोविड-19 से क्या हुआ है एज पर यूनिसेफ, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो एक्सेस टू लाइवलीहुड अफेक्ट हो गया, लोगों की नौकरियां अफेक्ट होगी. नौकरी अफेक्ट होती है तो खाना खरीदना ही तो होता है अल्टीमेटली, तो वो अफेक्ट हो गया बिकॉज लॉकडाउन लग गया था. दूसरी चीज़ है देयर हैज़ बीन प्राइस हाइक, चीज़ें महंगी हो गई है बिकॉज सप्लाई नहीं आ रही है. मतलब क्योंकि लॉकडाउन लग गया, सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई. सप्लाई चेन अफेक्ट होगी तो चीज़ें महंगी होगी इसकी वजह से. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और चीज़ें महंगी हो गई और फिर सप्लाई चेन भी कम हो गई, सप्लाई टू द पीपल हैड ऑल्सो रिड्यूस्ड. सो दिस हैज़ अफेक्टेड द हेल्थ इशू इन द कंट्री. अब ये दूसरी बात कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली आफ्टर 6 months, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में न्यूट्रिशनल डेंस फूड भी देना चाहिए. तो न्यूट्रिशनल डेंस फूड, उनको हाई क्वालिटी फूड देना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक एंड द इशू ऑफ लाइवलीहुड, देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी फूड, दैट कैपेसिटी हैज़ कम डाउन. एंड बियॉन्ड दिस जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, आपका द वर्किंग ऑफ द आशा वर्कर्स, सोशल हेल्थ वर्कर्स, वो भी अफेक्ट हो गया. डिलीवरी ऑफ द फोलिक एसिड्स, ठीक है, वो आयरन जो अनेमिया का जो प्रॉब्लम है बच्चों में, स्पेशली इन द गर्ल चाइल्ड, वो एड्रेस नहीं किया जा रहा था बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. तो सारा फोकस पैंडमिक की तरफ चला गया, बट इसमें जो गेन्स हुए थे वो रिवर्स हो गया है इन द रिसेंट टाइम्स. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जैसे कोविड-19 के रेफरेंस में जो हेल्थ वर्कर्स थे वो वहाँ डेडिकेटेड है रादर दैन फोकसिंग ऑन द इशू ऑफ न्यूट्रिशन. So for this reference, it is saying there is a need to focus, there is need to have a strong leadership which can take strong decisions and give due emphasis and priority to the issue of undernutrition. And दूसरी कह रहा है कि there should be essential evidence based nutritional services. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ वहाँ पे न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करनी चाहिए, ज़रूरत है. नेक्स्ट कह रहा है कि टू प्रोवाइड ऑल दिस रिसोर्सेज वी नीड टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंस, लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड, गवर्नमेंट को फाइनेंस होना चाहिए, लोगों के पास फाइनेंस होना चाहिए सो दैट दे कैन अफोर्ड गेटिंग द गुड न्यूट्रिशन ओवर हियर. एंड बियॉन्ड दिस न्यूट्रिशन वाला जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर इशू नहीं है, बट दिस में बी द इशू ऑफ, जैसे कि आप देख लीजिए कि माइग्रेंट वर्कर्स का इशू है, पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है.
तो अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इफ़ यू वर्क ऑन द माइग्रेंट वेलफेयर ऑल्सो, देन ऑल्सो maternal and child undernutrition may be rectified. So it says that there needs to be a multi-sectoral approach, not just कि हम एक ही एस्पेक्ट से कवर कर रहे हैं, पर डिफरेंट एरियाज से भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए. So this is all. This basically covers this particular topic, and in fact this also covers the daily akhbar analysis that we are doing. So this is all we have in this particular session. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care, and all the best.